Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again in the class of business policy. We are discussing chapter number 5 in the context of strategies in action. Last time we completed two parts of the same chapter, chapter number 5, with the title Strategies in Action. So today I'm going to start part number 3 of chapter number 5. So let's start chapter number 5. Last time we discussed about four types of strategies, four groups of strategies. Intensive strategies, then integration strategies. इंटेंसिव में हमने पढ़ी थी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन. Similarly, in integration strategies, we discussed about forward integration, backward integration and horizontal integration. आज जो हम पढ़ रहे हैं, it is third set of strategies. It is called diversification strategies. Diversification कहा जाता है अपने सिमत को बदल लेने को, रास्ते को चेंज कर लेने को. डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज़ दो किस्म की होती हैं, कॉल्ड रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन एंड अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन. रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन रिलेटेड मीन मिलती जुलती या मिलती हुई, मेल खाती हुई, इन कंपैरिजन, कंपैरेटिव. इससे मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन. इससे मतलब ये है कि आप पिछले बिज़नेस से मिलता जुलता एक न्यू बिज़नेस भी स्टार्ट कर लें. पिछले बिज़नेस से जो पहले आप बिज़नेस कर रहे हैं उससे मिलता जुलता एक और बिज़नेस. ये बेसिकली कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि एग्जिस्टिंग जो मेरे पास कैपेसिटी है, एग्जिस्टिंग जो मेरे पास कैपेबिलिटी है, उसमें मैं थोड़ी सी मज़ीद एडिशन कर लूँ तो मैं एक नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं एक नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इसको इस तरह से समझिए कि आप मोटर बाइक्स बनाते हैं. मोटर बाइक्स बनाने वाली आप ऑर्गेनाइजेशन है, या इसको मज़ीद सिंपल, आप मोटर बाइक्स के इंजन बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है. आप मोटर बाइक्स के लिए इंजन बनाते हैं. अब आपको ये लगता है कि अगर मैं थोड़ी सी मज़ीद अपडेशन कर लूँ अपनी इक्विपमेंट में, मशीनरी में, तो मैं जनरेटर का इंजन भी बना सकता हूँ, क्योंकि दोनों का मैकेनिक सेम है. लेकिन जनरेटर का यूजेज बिल्कुल मुख्तलिफ है, मोटर बाइक का यूजेज बिल्कुल मुख्तलिफ है. यानी ये दोनों इंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन एक ही ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज़ में थोड़ा सा बदलाव करके दोनों चीज़ें बना सकती है. इसको कहते हैं रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन. यानी आप पहले बाइक्स के इंजन बना रहे हैं तो आप कहा कि मैं जनरेटर के इंजन भी बनाना शुरू कर दूँ. कोई ख़ास फ़र्क नहीं है. जनरेटर का जो इंजन है उसका भी बिल्कुल वही मैकेनिक्स है जो मोटर बाइक्स के इंजन है. उसमें भी वही आपको प्लग नज़र आएगा, पिस्टन नज़र आएगा और वही किक नज़र आएगी आपको, जो उसको इग्निशन में हेल्प आउट करता है. वही सारा मैकेनिक्स है, लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइप में फ़र्क है. वो मोटर बाइक पे लगना है और वो जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की. इसको कहते हैं रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन. दूसरा है अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन. अनरिलेटेड मीन गैर मिलती जुलती. ये यानी बिल्कुल मुख्तलिफ कर लेना. यानी एक बिज़नेस आप जो कर रहे हैं उससे बिल्कुल हट करके आपने दूसरा बिज़नेस स्टार्ट किया, इसको कहते हैं अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन. मिसाल के तौर पे लेट्स टॉक अबाउट यामाहा. यामाहा मोटर बाइक्स भी बनाता है. अच्छा, यामाहा जनरेटर भी बनाता है. अच्छा, इंटरेस्टिंगली यामाहा साउंड सिस्टम भी बनाता है, पियानो भी बनाता है. अब पियानो और जनरेटर ये दोनों इंटायरली डिफरेंट चीज़ें हैं. यानी साउंड सिस्टम, म्यूज़िक इक्विपमेंट और जनरेटर इंटायरली डिफरेंट है. यानी इनका कोई कंपोनेंट आपस में मिलता जुलता नहीं है.
इस किस्म की डाइवर्सिफिकेशन को कहा जाता है अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, और इन दोनों स्ट्रेटजीज़ को मिला करके कहा जाता है डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज़। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों में से चूज़ कर सकती है कि वो रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाए या अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाए। सिनर्जीज़ ऑफ रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, पहले तो ये समझें सिनर्जी का मतलब क्या है। सिनर्जी का मतलब ये है कि इफ़ टू डिफरेंट यूनिट्स या और इजी इफ़ टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स या इसको और आसान समझें, इफ़ टू persons individually can lift 10 kg वेट, यानी दो लोग अकेले 10-10 किलो वेट उठा सकते हैं, अकेले 10 kg वेट उठा सकते हैं। ये वेट टोटल बन गया 20 kg, यानी अकेले एक बंदा 10 kg वेट उठा सकता है। सिनर्जी ये है कि अगर वो दोनों मिल कर के उठाएं, अगर वो दोनों मिल कर के एफर्ट करें तो वो हो सकता है कि 20 kg से ज़्यादा वेट उठा लें। लेट्स से 22 kg उठा लें, 23 kg उठा लें। अभी जो 2 kg 3 kg एक्स्ट्रा आया है, इसको कहते हैं सिनर्जिकल अफेक्ट। इन सिंपल वर्ड के जिस तरह आप कहते हैं ना 1 + 1 = 11, ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो आप एफर्ट कर रहे होते हैं, जब आप उसको कंबाइन कर देते हैं तो वो आउटकम इंडिविजुअल से बढ़ जाता है। मसलन होना ये चाहिए था कि 2 शख्स मिल कर के 20 kg वेट उठाएं, लेकिन वो ज़्यादा उठा रहे हैं, वो जो एक्सेस वेट है उसको कहते हैं सिनर्जिकल अफेक्ट। तो सिनर्जीज़ ऑफ रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन क्या है? ट्रांसफरिंग कॉम्पेटिटिवली वैल्यूएबल एक्सपर्टीज़, कि आपकी जो कॉम्पेटिटिव एक्सपर्टीज़ है उनको ट्रांसफ़र करना, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ और अदर कैपेबिलिटीज़ फ्रॉम वन बिज़नेस टू अनदर बिज़नेस, कि आपकी जो एग्जिस्टिंग बिज़नेस के अंदर एक्सपर्टीज़ हैं उनको आपने ट्रांसफ़र करना है अदर बिज़नेस के अंदर जो नया आप लगाने जा रहे हैं। कंबाइनिंग द रिलेटेड एक्टिविटीज़ ऑफ सेपरेट बिज़नेस इनटू अ सिंगल ऑपरेशन टू अचीव लोअर कॉस्ट, कि जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल जनरेटर में भी वही प्लग लगना है, वही पिस्टन लगना है और वही चीज़ें आपके मोटर बाइक के इंजन, इनको आप यानी कि कंबाइन, इन एक्टिविटीज़ को कंबाइन कर दें आप, जो यानी जो इकट्ठी लगनी है, एक ही तरह से लगनी है दोनों प्रोडक्ट्स में, सो दैट कि आपका जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। क्योंकि आप अगर नई तरीके से बनाएंगे तो कॉस्ट बढ़ेगा। आप मतलब प्लग तो बना ही रहे हैं ना, आप 10 प्लग बना रहे हो, फिर 20 बनाने शुरू कर दें, वो 10 आपके जनरेटर वाले उसमें लग जाएंगे। देन एक्सप्लॉइटिंग कॉमन यूज़ ऑफ अ वेल नोन ब्रांड नेम, जो आपका वेल इस्टेब्लिश ब्रांड नेम है, जैसे यामाहा का मैंने बताया कि जब उनका जनरेटर फर्स्ट टाइम मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था तो लोगों ने उस पर कॉन्फिडेंस का इजहार किया था कि ये एक अच्छी कंपनी है बाइक बनाने में, जापानीज़ कंपनी है, बहुत अच्छे बाइक्स बनाती है, तो क्योंकि इनके बाइक्स बड़े अच्छे हैं तो इनका जनरेटर भी बहुत अच्छा होगा। तो बेसिकली आप अपने वेल नोन ब्रांड नेम को कैश कर सकते हैं बाय यूजिंग रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। अच्छा, अब इसी तरह गाइडलाइन, बेसिकली गाइडलाइंस को आपने देखना है कि किसी भी स्ट्रेटजी के लिए कुछ हर स्ट्रेटजी के गाइडलाइंस हम पढ़ते आए हैं, और मैंने आपसे कहा था ये गाइडलाइन ही इम्पोर्टेंट है कि जिनको देख करके आपने अपनी स्ट्रेटजी को चूज़ करना है। अच्छा जी, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन कम्पीट्स इन अ नो ग्रोथ और अ स्लो ग्रोथ इंडस्ट्री, जब आपको लगे कि आपका इंडस्ट्री बहुत आराम से तरक्की कर रहा है या तरक्की हो ही नहीं रही, ग्रो कर ही नहीं रहा, तो मसलन आप कहेंगे जी मोटर बाइक्स की जो इंडस्ट्री है ना वो स्लो ग्रोथ कर रही है बहुत, तो और आपको ये लगता है कि जनरेटर की इंडस्ट्री तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो आप रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन कर लें, बाइक्स भी बनाते रहें और उसी गिवन कैपेसिटी में आप जनरेटर भी बना सकते हैं। लेकिन जनरेटर की इंडस्ट्री क्योंकि फ़ास्ट ग्रो कर रही है तो वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगा, आपका बाइक का बिज़नेस भी चलता रहेगा। सिमिलरली व्हेन एडिंग न्यू बट रिलेटेड प्रोडक्ट
वुड सिग्निफिकेंटली इन्हांस द सेल ऑफ करेंट प्रोडक्ट। जब आपको ये लगे कि ये जो नया प्रोडक्ट हमने इंट्रोड्यूस कराया है, इसकी वजह से हमारी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसकी सेल भी बढ़ सकती है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आपका पुराना प्रोडक्ट तो लोग ले नहीं रहे, यानी वो कस्टमर ने नहीं लिया, लेकिन उसने नया प्रोडक्ट ले लिया आपका। मसलन जनरेटर ले लिया उसने, आपकी बाइक नहीं ख़रीदी थी, जनरेटर की परफॉर्मेंस से वो बहुत मुतमईन हुआ, तो अब उसको ये लगता है, अब उसका कॉन्फिडेंस बनेगा, और अब अगर उसको बाइक की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कहेगा जी मुझे यामाहा की बाइक ले लेनी चाहिए क्योंकि इनका जनरेटर बड़ा अच्छा चल रहा है मेरे पास। व्हेन न्यू बट रिलेटेड प्रोडक्ट्स कुड बी ऑफर्ड एट हाईली कॉम्पिटिटिव प्राइस। कॉम्पिटिटिव प्राइस कहते हैं कि आपने कॉम्पिटिटर के बराबर या उससे कम प्राइस रखनी है। जब आपको लगे कि हम जो ये नया जनरेटर बना रहे हैं, हम ये कॉम्पिटिटर की प्राइस पर इसको सेल कर सकते हैं, इससे भी नीचे सेल कर सकते हैं, तो बेस्ट है कि आप रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन लगा लें, क्योंकि द पॉइंट इज़ आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपने नया तो कुछ किया नहीं है बहुत ज़्यादा, वही इंजन का टेक्नोलॉजी आपने कन्वर्ट किया है उसको जनरेटर की टेक्नोलॉजी में। ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है कि एयर कंडीशन में भी वही कंप्रेसर लगेगा और आपके रेफ्रिजरेटर में भी वही कंप्रेसर लगता है, और थोड़ा सा चीज़ें इधर उधर करनी है आपने, तो आप यानी कॉम्पिटिटर से कम प्राइस पे इसको सेल कर सकते हैं। और एक और चीज़, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम, जब आपके पास लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, आपके पास स्किल्ड वर्कर हैं, स्किल्ड स्टाफ है, ऐसे कभी भी नहीं करना आपने कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रगल कर रही हो, लोग अच्छे नहीं हैं, हर रोज़ आप वर्कर के साथ आपका टसल है, डिस्प्यूट है, लोग परफॉर्म नहीं कर रहे, आप अपनी पहली प्रोडक्ट को संभाल नहीं पा रहे और आप डाइवर्सिफिकेशन करके एक और प्रोडक्ट को लॉन्च कर दें, तो उसका नुकसान होता है फिर आपको। तो ये उसी वक्त करना है आपने जब आपके पास स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम हो। अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, इसकी क्या गाइडलाइन है? व्हेन रेवेन्यूज़ derived from an organization current product would increase significantly by adding new and unrelated product। जब आपको लगे कि that the profit of an organization can be increased extraordinary by introducing new unrelated product, तो आपको unrelated diversification की तरफ जाना चाहिए। Similarly, when an organization's प्रेजेंट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन भी, ये बहुत अच्छी बात, बहुत ज़बरदस्त बात लिखी है। मसलन आपको ये लगता है आपने जो पुरानी आपकी बिज़नेस है, जो पुराना बिज़नेस है, तो ज़ाहिरी बात है उसका आपने कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप बनाया होगा। आपको अगर ये लगता है कि यही डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप नए अनरिलेटेड प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल हो सकता है, कि यानी मैं जो नया प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा, जो पहला डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है मेरा, वहीं पर इसको मैं रख सकता हूँ, तो बहुत अच्छा है कि आप अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में चले जाएँ। यूनिलीवर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस स्ट्रेटजी। आप देखें वो शैम्पू भी बना रहे हैं, डिटर्जेंट पाउडर भी बना रहे हैं, सोप भी बना रहे हैं, अच्छा वो डिफरेंट क्रीम्स भी बना रहे हैं, ब्यूटी क्रीम्स फॉर एग्ज़ाम्पल, टूथपेस्ट भी बना, ये सारी मुख्तलिफ अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन देखिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप एक ही है, एक ही डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो अगर आपको लगे कि एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर को ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लगे कि नए प्रोडक्ट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन भी नए बनाने पड़ेंगे तो वो बहुत कॉस्टली आपको पड़ेगा, उसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो आपके लिए प्लस ही प्लस है, आप एग्जिस्टिंग सेटअप के साथ ही चल सकते हैं। When an organization basic industry is experiencing declining in annual sales and profit, यानी जब आपका एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्री है ना, वो मेच्योरिटी से निकल के अब डिक्लाइन में आ रहा है, तो अब ये आपके पास बेस्ट टाइम है कि आप अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन करके अपने बिज़नेस को बदल लें और आप नए सिरे से अपने कारोबार को बनाना शुरू कर दें। Similarly, when an organization has the opportunity to purchase an unrelated business, that is an attractive investment opportunity। जब आपको ये लगे मार्केट में एक बिज़नेस सेल हो रहा है और आपको ये लगे
मसलन वो बिज़नेस आपसे रिलेट तो नहीं करता, अनरिलेटेड बिज़नेस है, लेकिन आपको ये लगता है कि अगर मैं इस बिज़नेस को ख़रीद लूँ तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी तरक्की करेगी और मेरा प्रॉफिट भी बढ़ जाए। आपको ये लगता है कि ये बिज़नेस अगर मैं ख़रीद लूँ तो मेरा बिज़नेस तरक्की करेगा। तो ये भी वो सिचुएशन है जिसमें आपको अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन की तरफ चले जाना चाहिए। सिमिलरली, व्हेन एग्जिस्टिंग मार्केट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट प्रोडक्ट आर सैचुरेटेड, जब आपको ये लगे कि जो आपकी एग्जिस्टिंग मार्केट है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की जो मार्केट है वो सैचुरेट हो गई है, मैच्योरिटी को हिट कर चुकी है। अब इसका मतलब ये है कि अब उसने मैक्सिमम जो था वो कर लिया है, अब उसके बाद उसने डिक्लाइन करना है, नीचे आना है। तो बिफ़ोर इसके कि वो डिक्लाइन शुरू हो जाए, आपके पास अच्छा टाइम है कि आप सैचुरेशन से ही जंप ओवर कर जाएं अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन की तरफ। अच्छा, इसी तरह व्हेन एंटी ट्रस्ट एक्शन could be charged against an organization that historically has concentrated on a single industry, जब आपके ख़िलाफ़ ये कोई एंटी ट्रस्ट एक्शन वगैरह लगने का आपको अंदेशा हो कि मैं लिटिगेशन हो सकता है, मेरे पास कोई केस हो सकता है, मैं लिटिगेशन में जा सकता हूँ, तो बेहतर है कि आप एक बिज़नेस की बजाय डिफरेंट बिज़नेस शुरू करें, ताकि अगर आपको लिटिगेशन का भी सामना है तो वो एक बिज़नेस में हो, बाकी बिज़नेसेस आपके चलते रहें। अच्छा जी, जो नेक्स्ट है वो है डिफेंसिव। ये फोर्थ ग्रुप ऑफ स्ट्रेटजी है, लास्ट। डिफेंसिव में सबसे पहले जो है वो है रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट किसे कहते हैं? रिट्रेंचमेंट का मतलब ये है when an organization regroups through cost and asset reduction to reverse declining sales and, इसको इस तरह समझें, ये टेक्स्ट पढ़ने से पहले इसको इस तरह समझें कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ना री इंजीनियरिंग करना है, उसको रीबिल्ड करना है, रीस्ट्रक्चर करना है, पूरा ओवरहॉलिंग करनी है उसकी। इसको कहते हैं रीट्रेंचमेंट स्ट्रेटजीज। अगर आपको लगे कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन डिक्लाइन कर रही है, नुकसान हो रहा है, सेल्स डिक्रीज़ हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि आपके बिज़नेस के लिए कोई अच्छी बात नहीं है ये। लेकिन आपको ये लगता है कि अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर सेट कर लूँ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को ठीक कर लूँ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो सिस्टम है उनको ठीक कर लूँ, तो मैं तरक्की अभी भी कर सकता हूँ। इसको कहते हैं रीट्रेंचमेंट, जिसमें आपको रीग्रुप करना होता है, रीथिंक करना होता है, रिकन्स्ट्रक्ट करना होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन को। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ टर्न अराउंड और रीऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी। टर्न अराउंड और रीऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी भी इसको कहा जाता है। पीटीसीएल इसके अंदर बहुत अच्छी एग्जांपल है। आपको याद होगा आज से 10 साल पहले पीटीसीएल बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो चुका था, यानी बैंकरप्ट होने, बल्कि हो ही गया था बैंकरप्ट। वो यूएई के ग्रुप ने उसको फिर परचेज़ किया था, लेकिन सिंस देन देखिए उन्होंने अपने आप को रिट्रेंच किया, टर्न अराउंड किया। उन्होंने अपना जो ब्रॉडबैंड है वो बहुत बेहतर किया, इंटरनेट पैकेजेस बहुत अच्छे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए, और लाइन लैंड से वो वायरलेस की तरफ उन्होंने मूव किया, तो जिसके उनको अच्छे रिज़ल्ट मिले और वो मार्केट में इस वक्त भी मौजूद है। वरना उस वक्त ऐसे लगता था कि शायद पीटीसीएल मार्केट से वाइप आउट हो जाएगा। अच्छा जी, इट इज़ डिज़ाइन टू फोर्टिफाई एन ऑर्गेनाइजेशन बेसिक डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस। डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस उसको कहते हैं कि जो सिर्फ आपके पास है, दूसरों के पास नहीं है। अगर तो आपको लगता है कि रिट्रेंच करके आपकी जो बेसिक कॉम्पिटेंसी है उसको रीस्ट्रेंथन किया जा सकता है, तो आप डिफेंसिव स्ट्रेटजीज़ की तरफ आपको मूव करना चाहिए। सिमिलरली, गाइडलाइन क्या है इसकी? व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ वन ऑफ द वीकर कॉम्पिटिटर इन अ गिवन इंडस्ट्री, जब एक ऑर्गेनाइजेशन एक इंडस्ट्री में कमज़ोर कॉम्पिटिटर हो तो उसको रिट्रेंच करना चाहिए। सिमिलरली, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ प्लॉग्ड बाय इनएफिशिएंसी, लो प्रॉफिटेबिलिटी
एंड पुअर एम्प्लॉय मॉरल, एम्प्लॉय का जो आपका मॉरल है वो भी कम है, प्रॉफिटेबिलिटी भी कम है, इनएफिशिएंसी, यानी आपके लिए मुसीबत ही मुसीबत आपको नज़र आ रही है, तो बेहतर है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रीट्रेंच करें. When an organization has grown so large and so quickly that major internal reorganization is needed. ये बहुत ही ज़बरदस्त बात लिखी है कि लाजमी नहीं है कि आप रीट्रेंच उसी वक्त करें जब आपको नुकसान हो रहा हो, जब आप मुसीबत में पड़ चुके हों. रीट्रेंच आप उस वक्त भी आपको करना चाहिए जब आप तेज़ी से ग्रो कर गए हों और आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत बड़ी बन गई हो, तब भी आपको रीऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो आपने इतनी एक्सपेंशन आपकी हो गई है उसको कंट्रोल किया जा सके. अदरवाइज़ अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से चलते रहेंगे तो फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. रीऑर्गेनाइजेशन में आप बेहतर सिस्टम लेके आ सकते हैं, बेहतर कंट्रोल लेके आ सकते हैं, तो आप अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं. बहरिया टाउन इसका वन ऑफ द बिगेस्ट एग्ज़ाम्पल है जिन्होंने अपने जो कारपोरेट पोर्टफोलियो है उसको रिट्रेंच किया और सिस्टम को रीबिल्ड किया. यानी प्रॉफिट कमा रहे थे, बहुत अच्छे प्रॉफिट, लेकिन क्योंकि सिस्टम बहुत बड़ा हो गया, पहले सिर्फ वो इस्लामाबाद में थे, आज वो लाहौर में बहुत बड़ा सेटअप है उनका, कराची में अब वो चले गए हैं, दूसरे शहरों में मूव कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अब पाकिस्तान की बन गई है, तो उन्होंने अपने आप को रीट्रेंच किया. उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है डिफेंसिव में वो है डाइवर्सिचर. ये डिसइन्वेस्टमेंट है. इन्वेस्ट करते हैं पैसे लगाने को, डिसइन्वेस्ट कहते हैं पैसे वापस कर लेने को. यानी जब आप अपने बिज़नेस का एक डिवीज़न बेच दें, एक पार्ट बेच दें, एक यूनिट सेल आउट कर दें, ये है डाइवर्सिचर. ये कहाँ पे, ये इट इज़ ऑफन यूज टू रेज कैपिटल. जब आपको ये लगे कि एक आपका सिक यूनिट है जो आपको परेशान कर रहा है, उससे बिज़नेस भी इतना नहीं हो रहा, तो आप बेहतर है उसको सेल करके जो आपके बिज़नेस अच्छे चल रहे हैं और वहाँ पैसे की ज़रूरत है, ये पैसा जो आपको सेल करने से हासिल होगा वहाँ पर लगा दें ताकि वो बिज़नेस आपके मज़ीद अच्छे चलें. क्योंकि जिन बिज़नेसेस की परफॉर्मेंस ख़राब है वो आपको परेशान करेंगे और आपके लिए मुसीबत करेंगे. ओके जी, गाइडलाइन. When an organization has pursued a retrenchment strategy and failed to accomplish needed improvement. जब आपने रिट्रेंचमेंट लगा के देख लिया लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो नेक्स्ट आप ये है कि डाइवर्सिचर लगा कर देखें, शायद आपकी बात बन जाए. सिमिलरली, when a division needs more resources to be competitive then the company can यानी एक बिज़नेस ग्रो कर रहा है लेकिन उसको रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए, पैसे ज़्यादा चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के पास है नहीं, तो अब वो क्या करेगी, तो उसको कोई रिसोर्स अपना बेचना पड़ेगा, कोई आपको रिसोर्स सेल आउट करना पड़ेगा ताकि वहाँ से जो पैसे मिलें वो उस ग्रोइंग बिजनेस में आप डाल सकें ताकि वो मज़ीद अच्छे तरीके से चल सके. When a division is responsible for an organization overall poor performance. जब ये लगे आपको कि ये मेरा जो यूनिट है ना, ये मेरे लिए तमाम जो मुसीबत है मेरे लिए यहाँ से पैदा हो रही है. जैसे गवर्नमेंट का फार्मेसी का बिज़नेस है इन दिनों, या उनका जो फर्नीचर का सेटअप है वो उसके लिए मुसलसल मुसीबत का सामान कर रहा है, तो बेहतर तो ये था कि गवर्नमेंट उनको सेल आउट ही कर दे. आई डोंट नो उनकी मैनेजमेंट क्या सोचती है, बेहतर था कि उनको सेल आउट करके जो उनके बेकरी का बिज़नेस था उसी को ग्रो किया जाता. When a division is a misfit with the rest of an organization. Once again गवर्नमेंट की एग्ज़ाम्पल इसमें फ़िट आती है कि जो फार्मेसी का बिज़नेस था वो मिसफिट है गवर्नमेंट के लिए. किस लिए कि गवर्नमेंट का जो डिस्टिंक्शन था, उसका जो रिकॉग्निशन था वो बेकरी एंड कन्फेक्शनरीज़ में था. फार्मेसी बिल्कुल एक अलग ट्रेड है और फिर दूसरा गवर्नमेंट को उसका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था. तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन का यूनिट मिसफिट हो तो उसको चाहिए उसको सेल आउट करके अपनी जान छुड़ा ले और जो दूसरे बिज़नेस अच्छे चल रहे हैं वहाँ पर काम. ये फाइनल जो है जी लिक्विडेशन, ये डिफेंसिव लास्ट स्ट्रेटजी है. क्या है जी, सेलिंग ऑल ऑफ अ कंपनी.
डाइवेस्टिचर में तो ये था ना कि आप एक यूनिट सेल कर रहे हैं, इसमें सारा बिजनेस आपने सेल कर देना, लिक्विडेट कर देना। जो फाइनेंस वगैरह पढ़ते हैं उनको मेरी बात ज़्यादा अच्छी समझ आ रही होगी कि ये लिक्विडेशन किसे कहते हैं। लिक्विडेशन कैन बी एन इमोशनली डिफ़िकल्ट स्ट्रेटजी, क्योंकि इमोशनली इसलिए है, कोई भी नहीं चाहता कि अपना बिज़नेस सारा के सारा एकदम सेल कर दे। गाइडलाइन क्या है जी इसकी? व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ परसूड, जब एक ऑर्गेनाइजेशन ने रिट्रेंचमेंट भी लगाया, डाइवेस्टिचर भी लगाया, बात नहीं बनी, ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान बढ़ता जा रहा है, तो अब उस ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो उसको लिक्विडेट कर दे इससे पहले कि वो बैंकरप्ट हो जाए, दिवालिया हो जाए। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन ओनली अल्टरनेटिव इज़ बैंक, कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अब यकीन है कि मैं तो लाजमी तौर पे बैंकरप्ट हो जाऊंगा, तो वो लिक्विडेट, इसमें फ़ायदा क्या है? बैंकरप्ट होने से पहले लिक्विडेट कर दें, फ़ायदा क्या है इसमें? देखिए, जब आप बैंकरप्ट होते हैं तो बैंकरप्ट होने का मतलब है दिवालिया होना। दिवालिया में आपकी सारी प्रॉपर्टी औने पौने बिकती है, वो अंडर स्टेटेड बिकती है, सही पैसे नहीं मिलते। लेकिन जब आप लिक्विडेट करते हैं तो आप उनको अच्छे पैसों में सेल कर सकते हैं। आपने देखा नहीं था ये? देखता तो ज़रूर पीता। Similarly, when the stockholders of a firm can minimize their losses by selling the organization's asset, जब आपको लगे कि अभी भी हमें मार्केट में एक अच्छा प्राइस मिल जाएगा अगर हम खुद से सेल करें, अगर दिवालिया हो जाएगा, बैंक सेल करेगा हमारी प्रॉपर्टी तो औने पौने बिकेगी, आपको लगता है कि अच्छे ख़रीदार हैं मार्केट में, तो आप खुद से इसको लिक्विडेट कर दें। दिवालिया की तरफ जाएंगे तो फिर आपकी तमाम चीज़ें बहुत कम पैसों में सेल होंगी। ओके जी, ये था हमारा चैप्टर नंबर 5, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप की जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनके बारे में पढ़ा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेट करती हुई आपको नज़र आएंगी। तो विद दिस होप कि आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझा होगा और आप इसकी तैयारी भी कर रहे होंगे एग्ज़ाम्स के हवाले से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। इसकी वीडियो यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूँगा, ऑलरेडी बाकी 2 पार्ट्स की भी कर दी है, और इजी क्लास पे ये स्लाइड्स और इनका लिंक भी आपको पोस्ट कर दूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी चैप्टर नंबर 6 में, जिसका एक पार्ट मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। अल्लाह हाफ़िज़।